जाहिर वेल्दी आपको खुशामदीद कहता है कि मारूफ मानों में तो यही कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया, लेकिन यू टर्न ज़रूर कहा जाएगा कि 43 अरकान जिन पे ज़िमनी इंतखाबात होने थे, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को डी नोटिफाई किया और इस फैसले के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह कहा कि 43 अरकान इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा असद उमर ने तो ये तक कहा कि राजा रियाज जो इस वक्त अपोजिशन लीडर बने हुए हैं वो कमरा खाली करें, क्योंकि आपको इल्म है कि उनके अरकान जो हैं मौजूद उनके साथ ग़ालिबन 16 हैं। तो क्या 43 अरकान को कल कौमी असम्बली में जाने दिया जाएगा? इससे पहले इसके बाद ये कोई और फैसला भी रात गए आ सकता है या कल सुबह। लेकिन मैंने कहा कि एक नया दिलचस्प बहरान खड़ा हुआ है कि ये 43 अरकान अगर इस्लामाबाद पहुँचे। हमारे साथ इंतज़ार ज़ैदी ब्यूरो इस्लामाबाद ब्यूरो के मौजूद हैं और हम अहमद उवैस साबिक़ एडवोकेट जनरल को भी ज़हमत देंगे। जी इंतज़ार, ये जो ज़िमनी इंतखाब की तैयारी हो रही थी, तो ये जो अचानक ये जो इख्तियार है, ये जो अचानक आया है कि डी नोटिफाई के बाद इवन असद उमर साहब ने ये कहा है कि अरकान इस्लामाबाद पहुँचें और राजा रियाद अपना कमरा खाली करें, क्योंकि 43 अरकान अगर वहाँ पहुँच गए तो यकीनन लीडर ऑफ द अपोजिशन तहरीक इंसाफ का भी होगा। तो इंटरेस्टिंग खबर है, क्या पस मंज़र है इसका? हाँ जी, देखें, जहाँ तक ये बात है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू किया था और फिल वक्त जो है अदालत ने मुअत्तल किया है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने और डी नोटिफाई कर दिया था 43 को। अब स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि इस मामले पर क्या इसे चैलेंज किया जाए और अदालत में बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके थे और उनकी दरख्वास्त जो है वो बाद में आई है और इस्तीफ़े पहले मंजूर हुए हैं। तो अब इस मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो गौर कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुशावरत की जा रही है। तो इस सिलसिले में आज रात इंतहाई अहम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 43 अरकान हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें और यहाँ पर आके वो अपना वो आइनी किरदार अदा करें जो उन्होंने छोड़ दिया था इमरान खान साहब के कहने पर। लेकिन अभी यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ अभी मुअत्तल हुआ है मामला, अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा गया कि वो इनका जो मामला है वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था वो सही नहीं था। अभी लेकिन ये भी तो है ना ज़ैदी कि वो जो अरकान जिनके जो आपको इल्म है कि वो बाकायदा उनके अभी ताले तोड़कर उनके कमरे खाली कराए जा रहे थे, जो अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके थे या तो अब क्या सूरत हाल होगी? अगर वो अरकान वापस आ गए तो फिर वो दोबारा अपने ताले डालेंगे अपने लॉज में जाके? देखें, बेलवी साहब, जिन लोगों के ताले जो हैं वो तोड़े गए थे, वो सामान निकाल लिया गया था, वो एक अलग मामला है। लेकिन गुज़िश्ता रात कुछ अरकान कौमी असम्बली ने, जो साबिक़ अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने रब्ता किया था स्पीकर कौमी असम्बली के साथ और ये कहा था कि उन्हें 15 दिन का वक्त दिया जाए। 15 दिन का वक्त जो है वो उन अरकान को मिल चुका है और 15 दिन तक वो अपना सामान उठा सकते हैं या फिर इस दौरान अदालत का वाज़ेह फैसला आ जाता है तो उस दौरान अगर वो अरकान असम्बली बरकरार रहते हैं तो फिर उस सूरत में वो लॉजेस उनके पास ही रहेंगे। जहां तक राजा रियाज की बात है, राजा रियाज के पास इंतहाई कलील तादाद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अरकान ऐवान में वापस आ जाते हैं। अच्छा तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अहमद उवैस साहब ने, मुमताज़ माहिर कानून है, एडवोकेट जनरल पंजाब। वैसा जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कुछ कह रहे हैं साहब एक यू टर्न लिया, अपने अरकान को कहा इस्लामाबाद पहुँचें, राजा रियाज जो इस वक्त अपोजिशन लीडर बैठे उन्हें खाली करें। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को स्पीकर चैलेंज कर सकते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है? अहमद उवैस साहब जी हाँ, ये तो उनके ऊपर है कि अभी सस्पेंशन हुआ है ना, तो सस्पेंशन के ऑर्डर के ऊपर मेन केस की हेयरिंग जो है वो अभी फिक्स की होगी डेट उन्होंने और इट शुड बी अ वेरी शॉर्ट डेट। तो उसके ऊपर ये थॉरली आर्ग्यू होगा और उसके बाद एक
एक फाइनल जजमेंट इस इशू के ऊपर आ जाएगी, उसको फिर ये जहाँ चाहें चैलेंज करेंगे। इंटरकोर्ट अपील उसका तरीक़ेकार है कि इंटरकोर्ट अपील में चले जाएं। अगर स्टे के ऑर्डर को वो चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये पीडीएम का कोई असूल, कोई स्क्रूपल जो है, कोई मोरालिटी नहीं है। कहाँ कह रहे थे कि जी आए, हम खुले दरवाजे रखें, आप आके बैठें, आप पार्टिसिपेट करें, आपका हक है। आप जब वो आने लगे हैं तो सबको इस्तीफा दे के बाहर फेंक दिया और आप उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से वो असम्बली पंजाब और केपी की असम्बली के लिए कह रहे थे कि जी आप आज तोड़े हैं असम्बली, हम कल इलेक्शन के अपना ऐलान कर देंगे नेशनल असम्बली को रिजॉल्व करके। और वहां भी आपने देखा, और ये एक ने नहीं कहा था। नहीं, लेकिन अहमद ओवैस साहब, अगर मैं आपसे एक बहुत, आप सीनियर लॉयर हैं, आपने कई अदवार देखे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेशतर कौमी असम्बली के मामलात हों, सूबाई असम्बली के मामलात हों, यानी चले सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत सुने, लाहौर हाई कोर्ट, इधर सिंध हाई कोर्ट, यानी ये आप नहीं समझते कि गैर मामूली तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर हमारी कोर्टें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के मामलात में दखल दे रही हैं? कौन मुस्तफ़ी हो जाएं, ताला खोला जाए, इसको बिठाला जाए, उसको बिठाला जाए, ये फैसला असम्बली करे ना। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। लेकिन अफसोसनाक, मैं खुद आपके इससे एग्री करता हूँ, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है जब हमारी जो हुकूमत के अंदर आके संभाल के बैठ जाता है, उसका एटीट्यूड जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। और जब हम पॉलिटिशियन जिन्होंने इसी पॉलिटिकल एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को संभालना है, पार्लियामेंट की रवायात को कायम रखना है, आगे बढ़ाना है, आइन की शिकनी जो है उसको चेक करना है बड़ी स्ट्रांगली, और तमाम दूसरी फोर्सेस को के ऊपर बड़ी नजर रखनी है। लेकिन वो ये रहा है कि इस तमाम बात को भूल के हमारा एटीट्यूड ये है कि आइन को हमने मोम की नाक बना लिया है और अपने ख्वाहिशात और अपने विम्स के आगे आइन बहुत छोटा नजर आने लगा है। ये सबसे बड़ी है क्या हम हाई हॉर्स ऑफ एम्बिशन के ऊपर जा बैठे हैं, और जब बहुत दूर से देखते हैं नीचे जमीन पर पड़े हुए इस किताबचे को, आइन को, तो वो हमें बड़ा छोटा सा उन लोगों को नजर आता है और उसको बड़ी आसानी से वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अदालतें इस वक्त ये जो सियासतदान हैं, जब ये इस किस्म के झगड़े में उलझेंगे तो आप अदालत को मौका दे रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने अपने आप ही। देखा ना, ये एक मैग्नेटिक पावर्स है। तीन आपको पता है कि तीन बड़े सतून हैं जिसके ऊपर एडिफिस ऑफ स्टेट जो है वो उस्तवार होती है। एक पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। अब पार्लियामेंट जो है अगर अब उसका मैग्नेट कमजोर पड़ेगा इस झगड़ों के बायस, तो जुडिशरी जो है वो ज्यादा पावरफुल शक्ल अख्तियार कर लेगी और दूसरी फोर्सेस वो जो बहुत कमजोर जो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होनी चाहिए, उनको भी मौका मिलेगा। उसमें बल्कि मैं इजाफा ये करना चाह रहा था अहमद ओवैस साहब कि यानी सुप्रीम कोर्ट यानी जो है जो पूरे मुल्क के मामला देखती है वो उसका डिसीजन तो अलग। अब पता चला कि सिंध हाई कोर्ट दूसरा फैसला दे, केपी हाई कोर्ट दे, यानी केपी हो या सिंध हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, चले सूबे के मामला में अगर कोई फैसले दे तो समझ में भी आता है, लेकिन कौमी असम्बली के मामला में भी एक हाई कोर्ट दे दे, कल पता चला वो केपी का अलग दे देगा। तो इसलिए मैंने खासतौर पर कहा था कि एक हाई कोर्ट कैसे तय करेगा कि ये 43 अरकान असम्बली के अंदर जाएं, असम्बली से बाहर जाएं, स्पीकर साहब बिठा लें, स्पीकर करें। जी अमन भाई साहब, बोले थे ना, सवाल ये है कि वो हाई कोर्ट वाली बात नहीं है। आर्टिकल 199 जो है ना वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है उसमें एक बहुत वास्ट इख्तियारात जो है वो 199 में दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अगर हाई कोर्ट में होती है या 184(3) के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट में होती है, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, एक सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में आती है और 199 में हाई कोर्ट में आती है। तो इसलिए वो इख्तियारात तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप खुद ऐसी कमजोरियां करेंगे और अपनी
मर्जी के और मुताबिक जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे और आइन की प्रोविजन को इग्नोर करेंगे या बाईपास करेंगे, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा जो आज जिस नहज पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, जहां हमारे हालात इतने नागुफ्ता में हैं, इसकी सूरत नहीं नजर आती है कि इसको अब इरिट्रीवेबल सिचुएशन में ऐसा लगता है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हम आ गए हैं कि यहाँ से कहाँ से बच के शायद इसको आगे निकालेंगे। दुश्मन हमारे सरों पे है, मंडला रहा है और हालात बड़े खराब हैं। लेकिन ये अदराक जब तक हमारे सियासतदान जो हैं दोनों तरफ के ये बैठ के ये इस सोच के साथ नहीं बैठेंगे अक्रॉस द टेबल कि हमने मामलात को हल करना है, बचाना है। आप देखें मैं बात आगे से आगे निकल जाती है, IMF वाले डिले करते आ रहे हैं इसलिए कि कोई ओनरशिप लेने वाला नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आएगी इलेक्शन के बाद उसको ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप होगा उसका, और वो मामला को जो भी हो। ठीक है, मैं तो वैसे साहब आप शुक्रिया आपका कि आप मिला, आपने अपनी साहिब राय हैं हमेशा और हमेशा बैलेंस अपना टीम देते हैं। ज़रा इंतज़ार जैदी के बाद चलते हैं। इंतज़ार अब ये जो कल सूरत हाल है, यानी इंतज़ार हैदी आप जो जाते हैं वहाँ पर और आपने मतलब राजा रियाज साहब जिनके साथ गालिबन 16 अरकान हैं, वो अपोजिशन के चैम्बर में लीडर दी अपोजिशन ना से बैठते होंगे बल्कि वो तमाम मराहत भी हासिल करते होंगे, और वो माशाल्लाह लीडर दी अपोजिशन की वही मराहत होती हैं जो लीडर ऑफ दी हाउस की होती हैं। अमला होता है पूरे। तो कल अगर स्पीकर नहीं आने देते PTI के अरकान को तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। अगर 33 अरकान आ गए वो शो करेंगे तो वैसे ही रहेंगे। तो इस लिहाज से कल बड़ा दिन बुरानी होगा असम्बली के लिए। जी बिल्कुल, ये बहरानी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के अरकान जब यहाँ पर आएंगे तो ये कभी इम्कान है कि उन्हें यहाँ पर गेट पर रोका जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ तक मैंने पहले कही कि आज रात इंतहाई अहम है। स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं। आज सुबह भी मुशावरत हुई है जब अदालत का ये फैसला आया है। उस फैसले के बाद भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत की है। इसी वजह से आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी ताख़ीर का शिकार रहा है और ये मुशावरत चलती रही है। और अभी भी इस मामले पर मुशावरत हो रही है कि आया अब अगली हिकमत अमली जो है वो वफाकी हुकूमत की क्या होगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत यानी PDM की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जो मखलूत हुकूमत है ये राजा रियाज नहीं, लेकिन इंतजार ये कैसे हो सकता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है तो उनको गेट पे तो कोई नहीं रोक सकता ना, कोई गार्ड की हिम्मत तो नहीं है। स्पीकर साहब ऑर्डर भी देंगे तो मैंने कहा आपसे कि ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। अभी तक इस मामले पर जो है वो मुशावरत चल रही है। मुशावरत के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर एक नया मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। अब स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अभी तक वो मुशावरत कर रहे हैं और इस मुशावरत के बाद अगर कल तहरीक इंसाफ के अरकान इस सूरत में वापस आते हैं जबकि अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफाई को जो है वो मुअत्तल किया गया है, तो अब देखना होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जब आए थे अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए, उस वक्त गेट बंद कर दिए गए थे और फिर 3 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस को बंद कर दिया गया था और अचानक ये फैसला आ गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान स्पीकर कौमी असम्बली के घर भी गए थे और ये कहा था कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से यह कहा गया था कि उनके इस्तीफे पहले मंजूर किए गए हैं और उनकी दरखास्त बाद में आई है। तो अब एक नया मामला जो है वो शुरू हो गया, एक नया आईनी बुरान जो है वो पैदा हो चुका है। अब इस हवाले से शुक्रिया इंतजार। और एक नया क्राइसिस शुरू हुआ है। पहले तो ज़िमनी इंतखाबात का शोर होगा था और पंजाब और KP में जहाँ असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई हैं वहाँ होने जा रहे थे। कौमी असम्बली के जो है ज़िमनी इलेक्शन वहाँ भी होने जा रहे थे। लेकिन ये जो नोटिफाई किया है लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को, उसके बाद अब देखना यह है कि कल जो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उनके अरकान इस्लामाबाद पहुँचें और लीडर ऑफ दी अपोजिशन यानी राजा रियाज कमरा खाली करें। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प नया सियासी बहरान खड़ा हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा एक बहरान हुकूमत के लिए इंतज़ार कर रहा है। पेट्रोल बहरान आपके सामने है, गैस का बहरान सामने है,
बिजली का बहरान है, डॉलर का बहरान है और अब अद्वियात का। 40 दवासाज कंपनियों ने कहा है कि हम अगले हफ्ते अपनी पैदावार बंद कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन देखें अगर ये अद्वियात ना मिली, पैदावार ख़त्म हो गई तो कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और पेट्रोल और बिजली और गैस और जी हाँ डॉलर के बहरान के बाद एक और बहरान शरीफ हुकूमत के सामने है कि 40 दवासाज कंपनियों ने, जी हाँ 40 दवासाज कंपनियों ने इनकार कर दिया है कि वो अब मज़ीद पैदावार नहीं कर सकते। एक हफ्ते बाद वो शट डाउन कर देंगे। आपने देखा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जो सेहत की सूरत हाल है, जो लाखों लोग रोज़ाना जो हैं इन दुकानों में जाते हैं दवाएं ख़रीदने या अस्पतालों में जाती हैं, अगर वो नहीं मिले तो उससे कितना बड़ा जो है जानी नुकसान हो सकता है। पता नहीं इसका एहसास हुकूमत को और इन दवासाज कंपनियों को है या नहीं। मैंने कहा ना कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन एक और ज़राए का ये कहना है कि वज़ारत सेहत ने अब एक समरी रवाना की है और एक हद तक घुटने टेक दिए हैं दवासाज कंपनियों के आगे। और हुकूमत से कहा है, काबीना से कहा है कि वो 119, जी हाँ 119 दवाओं की जो कीमतें हैं उनमें 371% इजाफा कर दें। मैं कोई उस तरह का 350 का इजाफा कर दें, मैं उसका आदमी तो नहीं हूँ दादुशुमार का, लेकिन कहते हैं जो इंजेक्शन 600-650 का है वो कोई 1500 और 2000 का हो जाएगा। इस तरह हर दवा की कीमत आप लगा लें कि हो सकता है कि जो हमें पैनाडोल वगैरह भी मिल रही हैं, इनके पत्ते भी जो है सैकड़ों बल्कि हज़ारों रुपए में ना मिलने लगे। देखें अभी से आम आदमी कितना परेशान है इस सूरत हाल से। देखिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्या कहते हैं लोग। बस क्या कह सकते हैं, गरीब और क्या कहेंगे, हुक्मरान अपने कर रहे हैं, कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी जो मुल्क की करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक तो हर बंदा यही कह रहा है कि जी मेरा कारोबार लॉस में जाएगा, लेकिन हमें अपने एक गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए। ये दवाई जो है ये इंतहाई ज़रूरी होती है मरीज़ के लिए, तो इस पर तो मेरी ये राय है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए और ना कीमत बढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा। अभी तो खैर बहती गंगा में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ना अपने हाथ धोना चाहती हैं। इसके अलावा भी साल में 1 से 2 दफ़ा ये अपनी मेडिसिन के प्राइस बढ़ाती रहती हैं। मतलब हम तो सेल करें, हमें आइडिया होता है कि एक चीज़ पहले इतने की थी, तो कम से कम साल में 2 दफ़ा ये मेडिसिन के प्राइस जो है ना वो गेन करती रहती हैं। कोई तकरीबन 50-60% बढ़े रेट, अभी सुनने में आ रहा है 30-40% रेट और बढ़ेंगे। पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि उनको कॉस्ट नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से उनका कहना है कि कीमत बढ़ी जाए। एक तरफ से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो आवाम आगे महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ आए दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आए दिन आवाम अब यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में तो वैसे ही परेशान लोग आते हैं। मेडिसिन जो है वो तो इंसान की नीड बन चुकी है, तो इस पर जो है वो बात कंपनीज की भी ठीक है क्योंकि बाहर से जब चीज़ महंगी आ रही है तो उन्होंने रेट बढ़ाने ही हैं। वो तो ऑलरेडी इजाफा कर चुके हैं और दिन ब दिन दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही है और हर आए दिन के साथ सुबह मेडिसिन की प्राइस चेंज होती है, काफ़ी शॉर्टेज भी आ रही है और मटेरियल भी इनके पास नहीं है और इजाफा तो 110% कर चुके हैं, मज़ीद भी करेंगे तो मरीज़ पे ही दबाव पड़ रहा है बार बार। असल में मुल्की सूरत कुछ इस तरह की बन गई है कि फार्मा कंपनीज क्या करें, जब तक गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं देगी तब तक तो फिर फार्मा कंपनी ने किसी न किसी तरह तो काम चलाना ही है। अब मैन्युफैक्चरिंग बंद करके अब लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, उसका सोल्यूशन अगर ये है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर बंद होती है तो मैन्युफैक्चरिंग का साइड इफेक्ट ये आएगा मुल्क पे कि पाकिस्तान में जो हर दूसरा बंदा बीमार है वो सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, एक तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, फिर सेकंड अगर इनकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान में एक बंदा घर की रोटी पूरी करे, घर का खाना पूरा करे, राशन पूरा करे या मेडिसिन ले। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि जो हमारे वज़ीर सेहत हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके इसके बारे में ज़रा सा ख्याल करें। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अब हमारे गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, ऐसा नहीं कम से कम उस पर सब्सिडी दे देगा, अवेलेबल तो हो मेडिसिन। हाँ, होता यूँ है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है,
और फिर हम ब्लैक में परचेज़ करते हैं। पहली बात है कुछ तो दवाइयाँ मिलती ही नहीं है, और अगर जो मिल रही हैं तो उस पर टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। जब वापस आके फिर महंगाई कम करेगी, लेकिन जिस शहर में चले जाएं वहाँ पर सड़कों पर मेडिकल स्टोरों के सामने लोगों की एक ही यानी शिकायत रद्द अमल बल्कि इश्तियाल है। हमारे साथ फ़ारूक बुखारी साहब हैं, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के चेयरमैन। फ़ारूक साहब, आप यानी यकीनन जो फेस करेंगे, आप कर रहे हैं इस वक्त, खाम माल नहीं आ रहा, बाहर पड़ा हुआ है, और आपने अब ये फैसला किया कि आप शट डाउन करेंगे, लेकिन जो असल तो इससे नुकसान आम आदमी को पहुंचेगा ना। आम आदमी का मसला है ना। अगर उसको, आपको पता है कि आम आदमी जब अपने कोई अजीज़, अपने प्यारे के लिए अगर 10 रुपए की भी दवा है वो 200 रुपये देगा, हज़ारों के देने के लिए तैयार होता है, तो इससे हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ीरों मुशीरों को, आम आदमी में फ़र्क पड़ेगा ना। अच्छा जी सर, इस पे शटडाउन की दो वजूहत हैं। एक पहली वजूहत तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि एलसीज हमारी रिफ्यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन बड़ी डिस्टर्ब हुई थी, जिसकी वजह से अगेन शॉर्टेज थी। वो अभी स्लगिशली मेंटेन दोबारा हो रही है हमारी सप्लाई चेन। अच्छा, मोर और ये इशू तो था ही था। हम नेचुरली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 2018 में प्राइसेस मिली थी, तो अब रिसेंटली 2018 में 165 का डॉलर था। राइट नाउ डॉलर हैज शॉट अप टू 275 रुपीज, 280 मार्केट ओपन मार्केट में मिल रहा है। अच्छा, सर, हैविंग सेड दैट, दीज आर फैक्टर्स लीडिंग टुवर्ड्स द लॉसेस दैट वी आर कटेलिंग इन द न्यू, मतलब फॉर द लास्ट गुज़िश्ता हाल ही में हम लॉसेस कटेल कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि मल्टीनेशनल्स मुल्क छोड़ के चली गई, दे आर नॉट विलिंग टू इवन मेक अ लॉस फॉर 1 मंथ और इवन फॉर अ डे एज वेल, दे जस्ट रैप अप एंड लीव। फॉर अस नेशनल इंडस्ट्री, सर, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना और रहना सहना सारा कुछ यहीं पर है। तो नेचुरली इफ वी शट डाउन में सबसे एंड रिजल्ट में सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। फैक्ट्री चले या ना चले, देयर आर सम फिक्स्ड कॉस्ट दैट वी हैव टू बेयर एंड वी आर स्टिल बेयरिंग लॉसेस सिंस दिस डॉलर अप्रिसिएशन, सर। लेकिन बुखारी साहब, आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस की बात तो कर रहे हैं, और आप यकीनन एक हद तक एक बात दुरुस्त भी कह रहे हैं कि जब इतना महंगा होगा जो आप डॉलर में मंगाते थे, और अब ये भी दुरुस्त आप कह रहे हैं कि जो करोड़ों अरबों रुपए कमा के जो है बाहर की दवासाज कंपनियां चली गई। लेकिन फिर मैं इस बात पर इस्रार करूंगा कि आपको कोई विंडो तो रखनी पड़ेगी आम आदमी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी का बहुत अजीज़ होगा, प्यारा, बहन, भाई, बेटा, बाप होगा, और उसकी जान बिल्कुल लबों पर होगी, और डॉक्टर कह रहा होगा कि हर सूरत में ये इंजेक्शन लेके आओ, ये दवा लेके आओ, तो क्या करेगा, कहाँ से लेगा? मैंने कहा वो तो अपना घर बेच के भी लेने के लिए तैयार होगा, लेकिन आप तो शट डाउन करने जा रहे हैं। सर, पिछले 4 महीनों से हम यही मौक़िफ़ रख रहे हैं कि जी हम अवर्ट करें नेशनल क्राइसिस और ये हेल्थ क्राइसिस जो आ रही है। अच्छा, इसमें शट डाउन होने का मकसद ये नहीं कि जी हम शट डाउन कर रहे हैं या हम कोई ब्लैकमेलिंग पोजीशन है। हम तो ये बता रहे हैं कि जो खाम माल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी इंडस्ट्री को पिछले 4 महीने से लिक्विडिटी क्रंच आ गया है। जो चीज़ मैंने 160 रुपये डॉलर पे ख़रीदी थी वो आज 275 रुपये की है। जो चीज़ मैंने बिजली का रेट अगर 24 दिया था आज वो 40 सेंट पे खड़ा हुआ है। तो हैविंग सेड दैट, इसी तरह आपने देखा बाकी एसेंशियल अशियाएं हैं, जैसे रोटी है, दूध है, मुर्गी है, सारी बढ़ती जा रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्रोल इंडस्ट्री है, कंट्रोल प्राइसिंग है, इसका बड़ा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है जो हमें जाना पड़ता है। अदर देन दैट वी आर विलिंग टू फेस लॉस एंड वी फेस लॉसेस। वी आर द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। सो वी आर प्लेइंग आवर पॉजिटिव रोल एज वी आर, बट येट अगेन आई वुड लाइक टू से कि वी आर फेसिंग अ इमेंस लिक्विडिटी चैलेंजेस इन लेकिन मैं अभी कहीं हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो धमकी थी शटडाउन की, उससे के आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने घुटने टेक दिए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक समरी ऑलरेडी भेज दी है फेडरल कैबिनेट को, और जिसमें अगर 10, 20, 50% का मामला होता है तो कहते हैं 300 से ज़्यादा फीसद जो है कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जा रही है। मोहतरम बुखारी साहब,
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमसे मीटिंग कॉल की है और उन्होंने बयान ये दिया है कि हम ये प्राइसें नहीं बढ़ने देंगे, वजहत हम जानना चाहेंगे इनसे। तो मीटिंग कॉल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने कुछ बात की है तो मैंने मतलब गवर्नमेंट ने मान लिया दिस नेवर हैज हैपेंड इन आवर पास्ट एंड नेवर हैपेंस टू एनीवन। यू हैव टू मतलब गो पिलर टू पोस्ट, हिट द पिलर टू पोस्ट। आप कोर्ट जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तब आपको इस मुल्क में रसाई मिलती है। इट्स जस्ट नॉट द केस फॉर इंडस्ट्री, इट्स केस ऑफ नॉर्मल पब्लिक डोमेन एज वेल सर। नहीं मतलब फिर इसका वे आउट क्या है बुखारी साहब? यानी आप अपने मौके पर डटे हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि नहीं आपने मान ली, लेकिन इसमें असल तो पिस रहे आवाम। अभी जो मैं कमेंट्स लोगों के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में देख रहा था, वो तो परेशान। एक तो पहले बीमारी खुद एक बड़ी, आपको इल्म है कि कितनी बड़ी लोगों के लिए जो महंगाई तले दबे हुए हैं, दवा ख़रीदना कितना मुश्किल काम है। फिर वो नायाब भी होगी नहीं होगी, जब दस्तयाब नहीं होगी तो इसमें कोई डेडलॉक है जो आपके दरमियान, अगर आप बात नहीं करेंगे या वो बात नहीं कर रहे, वे आउट क्या है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट स्टिल ऑन बोर्ड। गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स टेबल सेट्स किए हैं फॉर नेगोशिएशन एंड ऑफ कोर्स वी आर विलिंग टू डू दैट एज वेल। लेकिन हमने शटडाउन की बात की है कि हमें खदशा है, क्योंकि एज एसोसिएशन आई हैव रिसीव्ड मोर देन 40 लेटर्स एंड टेलिंग मी दैट कि टू अवर्ट दिस हेल्थ क्राइसिस, अगर आप नहीं अवर्ट करेंगे, हमारी प्राइसेस पर तवज्जो नहीं देंगे, वी माइट रन आउट ऑफ आवर लिक्विडिटी क्रंच। सो इवेंचुअली वी हैव टू गो टुवर्ड्स शटडाउन। देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट वी हैव। हाउ कैन वी पे दिस यूटिलिटी बिल? How can we pay our people? नहीं, लेकिन शट डाउन का नहीं, कोई और भी कर दें। लेकिन आपने ये तो कहा ना कि हम अपनी पैदावार जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे, ये आपने थ्रेट दी है ना। तो हुकूमत फिर आपको ऊपर जिम्मेदारी डालेगी कि जनाब इन लोगों ने नहीं दे रहे, हमारा क्या कसूर है? हम तो इनकी कीमत बढ़ाने के लिए भी तैयार थे बुखारी साहब। नहीं सर, हमारी बात कोई मानी तो नहीं गई है। वैसे हम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं रिगार्ड्स टू दिस सिंस 6 months, लेकिन हमें कोई सुनवाई, कोई रसाई अभी तक इस मैटर पे हुई नहीं है। और आखिरी हमारा जो है कि हमने अपना लिक्विड जो है सारा खर्च करके, सब कुछ करके, अब डॉलर का जो हाल है, वी हैव मतलब इस कठेरे पे आ गए कि वी हैव टू शट डाउन। वी हैव नो अदर ऑप्शन। इफ देयर इज एनी ऑप्शन, वी आर द फर्स्ट वन वुड लाइक कि हम 24 घंटे 30 दिन फैक्ट्री चलाएं। अगर हम फैक्ट्री नहीं चलाते, इसके सबसे बड़ा लॉस हमें होता है, बिकॉज we still bearing the fixed cost of our employees, fixed cost of our assets, fixed cost of utility. हम फिर भी वो रकम देंगे जो हमारे नुकसान में है। हम बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। The end net result, we are the more face losing party sir. शुक्रिया फारूक बुखारी साहब। और अजीब बात है कि एक IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, मज़ीद 2 दिन वो अपने सामने पेट्रोल का बहरान देख रहा है, गैस बुझी हुई देख रहा है, बिजली का क्राइसिस देख रहा है, डॉलर का बहरान देख रहा है। और अब वो ये देखेगा कि जनाब जो दवा साज कंपनियां जो पहले तो अरबों डॉलर बाहर ले जाती थी ना, वो भी बंद करने जा रही हैं। तो क्या इसका तासुर वो लेंगी और फिर क्या इक़दाम इनकी बेहतरी के लिए करेंगी कि ये हुकूमत के, सॉरी टू से विद ऑल स्टेक होल्डर, जिस तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आज खुशाइन बात थी, मैंने ख़ुद भी अटेंड करा, और सिंध में यानी कराची में एक बड़ी अहम हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शिरकत की, मेज़बान हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे। और इस अज़्म का इजहार किया गया कि जो मुतासरीन हैं, लाखों की तादाद में बेघर हैं, उनका घर तबाह किया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अच्छी खुशाइन बात यह है कि सिंध हुकूमत तवातुर से इस बात की कोशिश कर रही है कि जितना बड़ा सानिया वाक़या सैलाब का हुआ सिंध में, वैसे तो जनूबी पंजाब और KP में भी हुआ, आज एक हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस ख़ासतौर पर जनवा के बाद कराची में हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसमें तकरीब की मेहमान खुसूसी थे, मेज़बान हमारे वज़ीर आला सिंध थे, और मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, यानी तमाम इंटरनेशनल फेम अदाकार आए। और एक बात अच्छी थी क्योंकि प्रोटोकॉल उस तरीके से नहीं था, आम लोग आ जा रहे थे, और वहाँ पर खुशगवार माहौल में
वाकई संजीदगी से इन मसाइल पर गुफ्तगू हुई। ज़रा देखिए बिलावल साहब ने बड़े पुरएतमाद लहजे में, और ये भी ख़ास बात है कि अच्छी उर्दू अब उनकी हो गई, उन्होंने ख़िताब किया। वो कि फॉरेनर्स भी थे, उनके लिए भी कुछ इंग्लिश के लिए कहते रहे, लेकिन ख़ास बात जैसे मैंने कहा उर्दू में उनका ख़िताब था। हमारे हुकूमत सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध का मेहनत की वजह से जिनीवा कॉन्फ्रेंस का ठीक 1 महीने बाद हम आज यहाँ खड़े हैं, और आज आपके सामने हमने लोगों के घरों को एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो हमने शुरू कर लिया है। इस प्रोग्राम का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो नजरिया है रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा मिलता जुलता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो खूबी है वो ये है कि आप मुतासरीन का तो घर बना रहे हैं, मगर अगर बनाने के साथ साथ हम उनको मालिकाना हकूक दें, और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालिकाना हकूक जो है वो घर की औरत को दिया जाए। यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपने ख़िताब में कहा, और ख़ास तौर पर एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो इसलिए भी कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबजादे हैं, कि जो घर बनाए जा रहे हैं उसकी मिल्कियत ख़वातीन को दी जाए। बड़ा हम ये वैसे तो दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।